के लेक्चर में हम न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व में देखा कि इंटरमीडिएट न्यूक्ली यानी मास नंबर 30 से अप्रोक्स 170 के बीच में जो न्यूक्ली लाई करते हैं वो सभी की बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन और अप्रोक्स कांस्टेंट है। लेकिन वेरी हेवी न्यूक्ली यानी 170 से ज़्यादा मास नंबर वाले न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन से स्लाइट लेस है और लाइट न्यूक्ली उनकी तो ज़्यादा लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लाइट न्यूक्ली मिलकर बड़ा न्यूक्ली बनाए या वेरी हेवी न्यूक्लियस टूटकर इंटरमीडिएट न्यूक्ली बने तो उसका थोड़ा सा मास डिक्रीज होता है और उनमें मास डिफेक्ट आती है और जो मास डिफेक्ट आती है उनकी इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह दोनों साइड से एनर्जी हमें मिलती है। अगर यूरेनियम और कोई बड़ा न्यूक्लियस दो इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट में 2-3 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाए तो भी एनर्जी रिलीज होती है और छोटा न्यूक्लियस यानी हाइड्रोजन हीलियम जॉइंट होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाए तो भी एनर्जी रिलीज होती है। ये दोनों प्रोसेस को रिस्पेक्टिवली फिजन और फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फिजन मीन्स किसी बड़े न्यूक्लियस दो और ज़्यादा फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाए और जो प्रोसेस हो उनमें एनर्जी रिलीज हो उसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। सेम टू सेम इसी ही तरह अगर छोटा सा न्यूक्लियस बाउंड होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाए और ये प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन ये न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस एटॉमिक पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है और एटम बम में भी ये प्रोसेस होती है और ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस सन और सभी स्टार में होती है। हम जानते हैं कि केमिकल प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एक लेवल में से दूसरे लेवल में जंप मारते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होता है और हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ जब न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है और मास का एनर्जी में कन्वर्जन होता है तब हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में एनर्जी मिलती है यानी कि बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर फ्यूजन में और फ्यूजन की प्रोसेस में। एग्जांपल के तौर पर बात करें तो अगर हमारे पास 1 किलोग्राम यूरेनियम है और उनका अगर एनर्जी में कन्वर्जन हो जाए तो हमें अप्रोक्स 10⁻14 जूल एनर्जी मिलती है। और अगर हम कोल के साथ उनकी कंपेयर करें तो अगर हम 1 किलोग्राम कोल का कंबशन करें तो हमें सिर्फ 10⁻7 जूल एनर्जी मिलती है यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बहुत लार्ज अमाउंट में मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी दो टाइप की होती है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। आइए अब हम ये दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर फिजन यानी यूरेनियम जैसे बड़े न्यूक्लियस 2 या 3 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाए। इसके एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। अगर हम यूरेनियम के आइसोटोप 235 को न्यूट्रॉन से हाई काइनेटिक एनर्जी वाले न्यूट्रॉन से अगर बॉम्बार्डेड करते हैं तो वो यूरेनियम का आइसोटोप न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करके पहले यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाते हो और बाद में 2 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ एग्जांपल में हमने 2 फ्रेगमेंट बेरियम और क्रिप्टॉन लिया है और साथ साथ में ये प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन फ्री होते हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि यूरेनियम ऐसे ही ब्रेक हो जाए और ये बेरियम और क्रिप्टॉन के फ्रेगमेंट ही बने। कभी दूसरे न्यूक्लियाई भी बनते हैं और 3 फ्रेगमेंट भी बनते हैं और ऐसा भी नेसेसरी नहीं है कि ये प्रोसेस में 3 ही न्यूट्रॉन रिलीज हो। कभी बार तो 2 और कभी बार 3 यानी कि अप्रोक्स 2 से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं ये प्रोसेस में। अब हम ये प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर
हमने जो फिजन के लिए आइसोटोप लिया उनका मास नंबर अप्रोक्स 240 रहेगा, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अप्रोक्स 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और अगर ये बड़ा हेवी न्यूक्लियस 2 या 3 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है तो ये फ्रेगमेंट का मास नंबर हम अगर इंटरमीडिएट रेंज में ए इज इक्वल टू 140 मान लेते हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्स 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी में जो एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी 7.6 से बढ़कर 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी 8.5 माइनस 7.6 यानी कि 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एक न्यूक्लियन अगर यूरेनियम 236 दो या तीन इंटरमीडिएट रेंज के न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाए तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ेगी। यानी कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ये प्रोसेस में हम जानते हैं, हमने हेवी न्यूक्लियस के टोटल न्यूक्लियन 240 है, यानी कि टोटल एनर्जी 240 इंटू 0.9 यानी कि हमें 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। यानी कि हमने जो एग्जांपल लिया है उसी एग्जांपल में यूरेनियम का एक न्यूक्लियस टूटने पर हमें 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सैंपल होता है उसमें एवोगैड्रो ऑर्डर के न्यूक्लियाई होते हैं। अगर 1 ग्राम और या मानो कि 1 किलोग्राम न्यूक्लियस ब्रेक हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी शुरुआत में ये फ्रेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमें देखने को मिलती है और बाद में एटमॉस्फेयर में वो हीट एनर्जी के फॉर्म में भी देखने को मिलती है। हम ये प्रोसेस में देख सकते हैं कि जब यूरेनियम 2 या 3 इंटरमीडिएट न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाते हैं तब ये प्रोसेस में 2 से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। हम मान लेते हैं कि आइडियली ये प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होए। ये तीनों न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई होती है और ये तीनों न्यूट्रॉन आगे जाकर यूरेनियम के 3 और न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं। यानी कि हमें नेक्स्ट स्टेप में 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस ब्रेक हुए, इसलिए हमें 9 न्यूट्रॉन मिलते हैं और आगे जाकर ये 9 न्यूट्रॉन यूरेनियम के 9 न्यूक्लियाई को ब्रेक करते हैं और हमें 27 न्यूट्रॉन मिलते हैं। यानी कि हमें 3n के ऑर्डर में न्यूट्रॉन मिलते रहते हैं और यूरेनियम के न्यूक्लियाई डिवाइड होते रहते हैं। हमने हाई एनर्जी देकर एक न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करके ये रिएक्शन स्टार्ट कर दी तो एक यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेक हो गया और 3 न्यूट्रॉन मिले। आगे जाकर वो 3 न्यूट्रॉन अपने आप 3 न्यूक्लियस को ब्रेक करेगा और हमें 9 न्यूट्रॉन मिलेगा और ये प्रोसेस आगे जाकर अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस को चेन रिएक्शन बोला जाता है। चेन रिएक्शन ये प्रोसेस की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। अगर ये चेन रिएक्शन की प्रोसेस कंट्रोल मैनर में की जाए और स्लो आयाम में रहे तो हमें कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहती है जो एटॉमिक पावर स्टेशन में होता है। और अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल में ना रहे और अनकंट्रोल्ड मैनर में इमीडिएटली हो जाए तो ह्यूज अमाउंट एनर्जी क्विकली एमिट होती है और उस प्रोसेस एटम बम में होती है। अब हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में हमने देखा कि जब बड़ा हेवी न्यूक्लियस हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन से अगर बॉम्बार्डेड किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो 2 या 3 इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है। लेकिन फ्यूजन प्रोसेस में उससे ऑपोजिट रिएक्शन होती है। यानी कि 2 वेरी लाइट एलिमेंट यानी कि 2 हाइड्रोजन मिलकर बड़ा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे एग्जांपल 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 प्रोटॉन 1H1 प्लस 1H1 वो दोनों अगर फ्यूज हो जाते हैं तो ड्यूटेरियम का क्रिएशन होता है और यह प्रोसेस में साथ साथ एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है
और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहाँ मेजर प्रॉब्लम ये है कि दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को यानी कि दो प्रोटॉन को फ्यूज होने के लिए कूलम्ब रिपल्जन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और दोनों के बीच में कूलम्ब रिपल्जन लगता है। यानी कि ये दोनों प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो दोनों कूलम्ब रिपल्जिव बैरियर को क्रॉस करके स्ट्रॉन्ग फोर्स के एट्रैक्टिव फोर्स से फ्यूज हो सके। और ऐसा होने के लिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और क्या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के लिए उसका टेम्परेचर अप्रोक्स 10⁻⁷ या 7 से भी ज़्यादा यानी कि 10⁻⁷ केल्विन होना चाहिए। ये टेम्परेचर पर हमें कोई भी मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन प्लाज्मा के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। प्लाज्मा मैटर के फोर्थ स्टेट है, उनमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, यानी कि हमें कंप्लीट एटम नहीं होते, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई सेपरेट हो जाते हैं। और ऐसे हाई टेम्परेचर पर दो न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं। ऐसा हमें सन और सभी स्टार में देखने को मिलता है। और यह वहाँ दो प्रोटॉन फ्यूज होकर पहले ड्यूटेरियम बनाता है, बाद में ड्यूटेरियम और एक हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बनाता है। हीलियम 3 आइसोटोप बनाता है। बाद में हीलियम 3 के दो आइसोटोप साथ में मिलकर हीलियम 4 के आइसोटोप बनाता है। ये सभी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। हीलियम 4 के आइसोटोप बनने के लिए ये पहली 3 प्रोसेस 2 टाइम होती है। और इसलिए ये कैलकुलेशन में हम करें तो इसमें टोटल एनर्जी अप्रोक्स 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी कि हाइड्रोजन में से हीलियम के एक कंप्लीट एटम हीलियम 4 के आइसोटोप बनने के लिए 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, जो फिजन प्रोसेस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। और हम देख सकते हैं कि ये प्रोसेस सन और सभी स्टार में होती है। उनमें मैटर प्लाज्मा फॉर्म में होते हैं और प्लाज्मा हायर टेम्परेचर पर होते हैं, इसलिए न्यूक्लियाई कूलम्ब रिपल्जिव बैरियर को क्रॉस करके फ्यूज हो सकते हैं। यह प्रोसेस को प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि यह प्रोसेस यहाँ आकर रुक जाती है, लेकिन ये हीलियम और आगे के एलिमेंट का कन्वर्जन होता रहता है। आगे एक प्रोसेस बड़े स्टार में CNO साइकिल भी होती है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का कन्वर्जन होता रहता है। और ये प्रोसेस चलती रहती है और नए नए एलिमेंट का क्रिएशन होता रहता है। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी कर्व में सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी वाले आइसोटोप, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.5, ये आयर्न का आइसोटोप है। आयर्न तक ये प्रोसेस स्टार्ट रहती है, लेकिन उसके बाद नए एलिमेंट का क्रिएशन ये प्रोसेस से नहीं हो सकता है। हम देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन भी क्रिएट होते हैं और वो तुरंत एनिहाइलेट हो जाते हैं और 2 गामा फोटोन का क्रिएशन करते हैं और साथ में ये प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। यह प्रोसेस सिर्फ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पर होती है, इसलिए उसे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। और यह थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस ओनली सिर्फ स्टार में ही होती है, क्योंकि इतना टेम्परेचर हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। और ये प्रोसेस में ग्रेविटेशन का भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन का एट्रैक्शन भी दो न्यूक्लियाई को कूलम्ब रिपल्जिव बैरियर को क्रॉस करके पास आने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। हम जानते हैं कि सन की आयु 4.5 × 10⁻⁹ बिलियन का अप्रोक्स एस्टिमेशन है और सन की आधा आयु अभी समाप्त हो गई है, लेकिन उनमें हाइड्रोजन का सोर्स इतना बड़ा है कि अभी अप्रोक्स 5 बिलियन ईयर तक वो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा।
लेकिन उसकी आयु समाप्त होते सभी हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो गया होगा और बाद में वो रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने न्यूक्लियर फ्यूजन में देखा कि फ्यूजन की प्रोसेस सन और सभी स्टार में होती है और उसे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। यह फ्यूजन प्रोसेस होने के लिए नेसेसरी टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन और उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर हम अर्थ पर जनरेट कर सके तो ये प्रोसेस हम लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं और ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है और देखते हैं कि इतने हाई टेम्परेचर पर किसी भी मैटर नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन वो इक्वल नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में देखने को मिलता है, जिसे मैटर का फोर्थ स्टेट यानी कि प्लाज्मा बोलते हैं। सबसे बड़ी चैलेंज ये प्लाज्मा को किसी भी कंटेनर में रखने की है, क्योंकि प्लाज्मा इतने हायर टेम्परेचर पर होते हैं, इसलिए उसको किसी भी कंटेनर में रखने के लिए की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है और अगर ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप हो जाएगा तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी रिलीज होती है। ये प्लाज्मा को कन्फाइन करने का एक तरीका तो ग्रेविटेशनल कन्फाइनमेंट है जो सन और सभी स्टार में होता है, लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट ग्रेविटेशन क्रिएट करना अर्थ पर तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए ये ग्रेविटेशनल कन्फाइनमेंट स्टार में देखने को मिलता है। लेकिन हमें अर्थ पर अगर ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहते हैं तो एक टेक्निक तो ये प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए मैग्नेटिक बोतल का यूज किया जाता है, जो टोकामाक और ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है जहां मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट का यूज किया जाता है और ऐसी प्रोसेस को कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। एटॉमिक पावर स्टेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उनमें जब बड़े न्यूक्लियस 2 या 3 फ्रेगमेंट में ब्रेक होते हैं तो वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं और उसके पोल्यूशन का बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन ये कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उनमें सबसे बड़ी चैलेंज ये प्लाज्मा को कन्फाइन करने की है। अगर ऐसा न्यूक्लियस अगर ऐसा कोई डिवाइस फ्यूचर में डेवलप हो जाएगा तो ये कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से हमें बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी और कोई पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा।